गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम लोग टेस्ट चार्ज लाते हैं, सोर्स चार्ज लाते हैं। जितनी भी बातें आपने कल सीखी उन सबको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे आज के वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। और आपने नोट्स भी बना लिया होगा। और आप वीडियो देखने में थोड़ा लेट मत किया करो, आप एकदम अपडेटेड रहो और लगातार एकदम ऐसा नहीं कि आज का वीडियो 4 दिन बाद देखना है, 3 दिन बाद देखना है, ऐसा मत करो। जिस दिन अपलोड हो हार्डली 6 से 7 घंटे के अंदर वीडियो को देखो, ठीक है। और लाइक करने में कंजूसी मत करो, लाइक भी किया करो, ठीक है ना। लाइक करो और शेयर करो। तो चलो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट चार्ज सोर्सेज। क्योंकि कल जो कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया था वो एक जनरल बताया था, किसी स्पेसिफिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन मैंने लास्ट क्लास में नहीं किया था। अब हम लोग आज यही करेंगे कि डिफरेंट चार्ज सोर्सेज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन चीजों को आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं उसमें हम लोग दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, दो मेथड का यूज करते हैं। एक जो कल लगभग हमने डिस्कस किया ही था जिसका नाम है बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। जो कल भी मैंने आपको बोला था कि किसी सोर्स चार्ज की वजह से अगर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ध्यान से सुनो, किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको उस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज लेके आना होगा और फिर उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लो और उस फोर्स को उस टेस्ट चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आपको क्या मिल गया था वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक मेथड हुआ। तो जो यहां फोर्स कैलकुलेट करने वाली बात आ गई तो ऑटोमेटिकली यहां पे दोस्तों कूलम्स लॉ को तो यूज करना ही होगा, क्योंकि बिना कूलम लॉ को यूज किए हुए आप कभी भी किसी के ऊपर फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फोर्स कैलकुलेट करके ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच सकेंगे। तो इसलिए यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक हो गया आपका कूलम लॉ और दूसरा बाय यूजिंग गॉस लॉ। ध्यान से सुनो, मेथड्स जिनका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में, पहला है कूलम एंड दूसरा है गॉस। तो गॉस का नाम अभी बस तुम सुन रहे हो, गॉस के बारे में कुछ जानते नहीं हो, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग आज फर्स्ट मेथड जिसका नाम है कूलम लॉ, उसके ऊपर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे और आपको मैं भी सिखाऊंगा। ओके, ठीक। तो दोस्तों अब यहां पे मैंने यहां बोर्ड पे आपके सामने लिखा है कि मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के दो मेथड है, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ एंड बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो पहले हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी जानना होगा, तो बाद की बात है। लेकिन ये दोनों का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में ही होता है। रही बात कूलम वाले की, तो ये बहुत इजी है। इसमें तो तुम कल से ही देख रहे हो कि मान लो कहीं पे अगर ये मान लो ये सोर्स चार्ज, अब ये सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज है और ये आपका है पॉइंट चार्ज। तो कूलम लॉ, तो फर्स्ट जो हमारा है बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में करना क्या है, तो मान लो ये कोई सोर्स चार्ज है। अब ये मैंने सोर्स चार्ज का कोई डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि ये सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, एक पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है, एक आपका लीनियर चार्ज रॉड के फॉर्म में हो सकता है, एक रिंग के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से अगर मेरे को पॉइंट पी पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बहुत इजी है। पॉइंट पी पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे।
जो कल तुमने सीख रखा है। अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर मान लो समहाउ जो फोर्स लगेगा F, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, और सीधी सी बात नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है कि इस लगने वाले फोर्स को उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में यहां पे ऐसे एरो देख के और तब डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो कूलम्स लॉ बहुत आसान है। इसमें हम लोग जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं दोस्तों, वहां पे एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स कैलकुलेट करने में ही आपको कूलम्स लॉ मदद करेगा, हेल्प करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, कूलम्स लॉ। और एक बार जब फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा तो आप फिर उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे, तो वहां पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज निकल जाएगा। तो आज हम इसी का यूज करेंगे, कूलम्स लॉ का, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन फिर एक बात और याद करवा दूं मैं, कल वाली बात जो कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट किया था, वो ये हमेशा याद रखना। मैं 2-3 दिन तक लगातार हर वीडियो में ये बात बोलूंगा। याद करो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की क्या टेंडेंसी थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। मैं ऐसे ही याद करवा रहा हूं आपको, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। तो ये आप एक बार राइट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, ये एक प्लस क्यू चार्ज है जो पॉइंट के फॉर्म में टोटल चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। वी आर इंटरेस्टेड एट पॉइंट P टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सिंपल है, दिस इज आवर डायग्राम। तो एज पर रूल अपने को एक क्या करना है, यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख देना है। टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए दोस्तों, प्लस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज की दोनों खासियत, दोनों प्रॉपर्टीज आपको कल मैंने बताई थी। एक तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होना चाहिए, एंड दिस शुड बी पॉजिटिव। ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो अपने को क्या कर देना चाहिए, टेस्ट चार्ज रखना चाहिए। वेरी सिंपल। आप देख सकते हो कि अगर ये आपका प्लस है और ये भी प्लस है, तो तुम टेस्ट चार्ज पे फोर्स जो लगाओगे दिस वे, तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग जाएगा दिस वे। अब अगर तुमसे पूछे कोई कि कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कूलम्स लॉ लगाना होगा, क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज है और टेस्ट चार्ज तो बहुत छोटा होता है, वो तो ऑलरेडी पॉइंट चार्ज है। तो आप यहां पे लिखोगे F इक्वल्स टू Q इंटू स्मॉल q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये अज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ क्या है, वैक्यूम या फ्री स्पेस है या एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r की जगह हो गया 1, और ये डिस्टेंस आपका r है, तो दोस्तों ये हो गया आपका r स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ये फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी गई है, डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया गया है। अब क्या है कि अभी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एज पर रूल आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को टेस्ट चार्ज से ही डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये फोर्स हो गया, और अगर आपने टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो आप देख सकते हो कि Q नॉट कैंसिल होगा, एंड योर आंसर विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट
पॉइंट P। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। तो यू कैन सी, सबसे पहली बात, ये जो मैग्नीट्यूड आया है इसमें देखो कौन कौन सी फैक्टर्स यहां पे इसके मैग्नीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती है। एक तो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो सोर्स चार्ज है आखिर उसी का फील्ड है, तो उसका चार्ज ही यहाँ पे अफेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरी बात, तुम देख रहे हो टेस्ट चार्ज तो कैंसिल आउट ही हो गया, वो तो कैंसिल हो गया, एक्सप्रेशन में नहीं है। तो एक बात ये भी याद रखना कि टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में। एब्सोल्युटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स चार्ज का। ओके दोस्तों, दूसरी बात और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला फैक्टर देखो, डिस्टेंस वाला फैक्टर, मीन्स कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स में भी उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, यू कैन सी दैट। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी। मतलब इस पॉइंट चार्ज से जितना तुम दूर जाते चले जाओगे, इस पॉइंट चार्ज से जितना तुम दूर जाओगे, जितना डिस्टेंस पे जाओगे किसी भी तरफ, तो इलेक्ट्रिक जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और ये कॉमन सेंस भी सोच के देख सकते हो कि अगर चार्ज से बहुत दूर चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट जाएगा, उसका प्रभाव घटेगा। तो दोस्तों ये अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो गई, लेकिन अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप याद करो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो आप याद करो कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज पे, जो कि यहां हमारा टेस्ट चार्ज है, तो देखो ये टेस्ट चार्ज है, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है अपना, वो तो होना ही है, टेस्ट सोर्स कुछ भी हो सकता है भाई, इस बात को समझो, सोर्स जो है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट ऑलवेज कैसा लाना है? पॉजिटिव। तो अपन को क्या कल अपने हम लोगों ने पढ़ा था कि टेस्ट की पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट साइड होता है। तो खुद सोच के देखो कि ये टेस्ट चार्ज है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपसे जब भी कोई पूछे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किधर होगा, तो हमेशा मन में देखो, एक तरीका मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। अगर कोई पूछे कि ये रहा सोर्स चार्ज और ये रहा एक पॉइंट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो मन में क्या सोचो, वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, और टेस्ट चार्ज कैसा लेना है तुमको? ऑलवेज पॉजिटिव। तो खुद सोचो कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है रिपेल करेगा। तो रिपेल किधर करेगा? तो रिपेल इधर करेगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दिस साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। कोई पूछेगा मेरे से कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो कुछ नहीं करने का, अपने दिमाग में ये सोचो कि यहां पे क्या करना है अपने को? एक टेस्ट चार्ज रख देना है। टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो किधर रिपेल करेगा? दिस वे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे। फिर कोई पूछेगा यहां पे किधर होगा? सेम चीज, पॉजिटिव चार्ज रखोगे टेस्ट चार्ज को, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा दिस वे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अब बहुत इजीली समझ सकते हैं कि अगर इसको सेंटर मान ले सोर्स चार्ज, जो कि पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हुआ। रेडियली आउटवर्ड समझते हो? जैसे कि स्फीयर के सेंटर में बैठ जाओ तो सारा रेडियस जो हो गया वो क्या हो गया? रेडियली आउटवर्ड। तो हम लोग यहाँ डायरेक्शन के नाम पे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए, सॉरी पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव, यहां हमारा सोर्स भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड, ठीक है ना, बाहर की ओर। चलो डायरेक्शन तो हो गया। अब एक छोटा सा एक काम और कर लेते हैं। हम लोग ना ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ग्राफ क्या ड्रॉ करते हैं, जैसे एक इक्वेशन आया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आया E इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0r²। तो हम लोग ना एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल सा ग्राफ, किसके किसके बीच, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे वैरी करेगा। वेरी सिंपल, ये सिर्फ यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिया है। और ये R क्या है दोस्तों, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो यू कैन इजीली सी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घट रहा है। अब अगर डिस्टेंस आप ले लोगे 0, तो डिस्टेंस ले लोगे 0, तो सोचो समथिंग Q को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो ग्राफ है, जब R 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट शो करना होगा, यानी अनडिफाइंड। तो इनफाइनाइट शो करने के लिए आप याद करो, ग्राफ में हम लोग इस लाइन को इस y एक्सिस के पैरेलल कर देंगे, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, यानी R बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। और फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब R की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे, मतलब कि खुद सोचो कि अगर R यहां पे इनफाइनाइट रख देंगे बच्चों, तो R इनफाइनाइट रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, यहां भी R के इसके क्या कर देंगे, पैरेलल। इस ग्राफ को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझो। देखो क्या होगा, पहले हमने क्या रखा, R को 0, तो R को 0 किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे है, y पे इंफिनिटी शो करने के लिए ग्राफ को y के पैरेलल करना पड़ता है। और फिर जब R का वैल्यू इनफाइनाइट रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो R के वैल्यू को अगेन इनफाइनाइट करने के लिए हमें इसे x के पैरेलल करना पड़ा। तो यहां भी पैरेलल, यहां भी पैरेलल, और जैसे जैसे R बढ़ रहा है देखो फील्ड आपका घट रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, याद रखना ये E वर्सेस R का ग्राफ इस पॉइंट चार्ज के लिए है। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया दोस्तों Q/4πε0r, और ग्राफ आपके बगल में है, और ये आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ घट रहा है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड। कहीं भी कोई पूछेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, मतलब यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो आउटवर्ड, है ना। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, और फिर कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर से रिवाइंड करके सुनो कि कहा मैंने क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, लिख लो। अब अगर मान लो यहाँ पे कि जो सोर्स चार्ज है तुम्हारा वो अगर नेगेटिव हो, क्योंकि अभी तक सारे एग्जाम्पल में मैंने बार बार सोर्स चार्ज ही पॉजिटिव ही लिया था, तो आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन अभी हम लोग इसको दूर कर देते हैं। अब ये रहा पॉइंट P। अब यहां पे हम लोग इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानने को। ये अपना सोर्स चार्ज है, ये अपना सोर्स चार्ज है, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। अकॉर्डिंग एज पर रूल आप यहां पे फिर से एक टेस्ट चार्ज लेके आओ। अब बताओ दोस्तों, टेस्ट चार्ज क्या लाओगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो फिर तुम कहना कि तो सोचने वाली बात ही नहीं है, सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट हमेशा लाना है पॉजिटिव। ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। अब ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज। अब ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है आपका, जो कि नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? तो बहुत सिंपल है, जवाब है अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे फोर्स लग जाएगा दिस पे। अब खुद सोचो, टेस्ट चार्ज में फोर्स किधर लग गया, इस तरफ। अच्छा, ये डिस्टेंस दोस्तों r है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ से निकालते हैं। तो जब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो फिर साइन का ख्याल नहीं रखेंगे। मैग्नीट्यूड में मैंने बताया था, सीधा आप मैग्नीट्यूड में चार्ज के मैग्नीट्यूड को प्लेस करो विदाउट कंसीडरिंग द साइन, डिवाइडेड बाय 4πε0r²। ये रहा फोर्स।
और रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट के लिए ये टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप इस फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो EP इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब किसी के भी दिमाग में आ रहा हो सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे मैं बार बार बोल रहा हूं ना, ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हर हालत में पॉजिटिव ही होना चाहिए, चार्ज को बिना साइन के ही रखेंगे। तो इस तरीके से तुम देख रहे हो कि इसका भी मैग्नीट्यूड वही आया। अगर ये पॉजिटिव वाले में जो आया था पिछले स्लाइड में, सेम आया यहाँ पे, यहाँ भी तुम देख रहे हो मैग्नीट्यूड सेम आया निकल के, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज ही है, बस साइन का अंतर था। और यहाँ भी अपने को दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय R के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। R अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा। जो यहां बात जो मैं तुमको समझाने जा रहा हूं वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये समझने वाली चीज है। तो क्या करें भाई, क्या करें क्या करें क्या करें? उपाय है हमारे पास। अभी देखो कि टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा दिस वे, तो टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है, अब टेस्ट चार्ज तो आपका पॉजिटिव है और अपने को सिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोस्तों इस तरफ ही होगा। यानी अगर ये पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव को रिपेल करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, वो सोचते हुए कि अरे सर ने बताया था जब नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। भाई एक बात सुनो, नेगेटिव कौन है? नेगेटिव सोर्स है ना। सोर्स पे फोर्स थोड़ी देखना है तुमको, फोर्स तो देखना है टेस्ट पे। तो टेस्ट पिछली बार भी आपका पॉजिटिव था और अभी भी पॉजिटिव है, तो टेस्ट की बात तो ठीक ही है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो पिछली बार टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, सोर्स भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल इस तरफ किया, आउटवर्ड किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हुआ? आउटवर्ड। इस बार सोर्स नेगेटिव है, लेकिन जिसके ऊपर तुम फोर्स देख रहे हो जिसका नाम आपका टेस्ट है, उस पर अट्रैक्शन हो रहा है और वो अभी भी पॉजिटिव है, तो उस पर जिधर फोर्स लगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सीधी सी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता, ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो रहा है। फिर सीधी सी बात समझो, कोई पूछेगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ध्यान से सुनते जाओ, कई बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कहोगे अच्छा नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, किधर होगा? तो अभी बताया कि कोई आपसे पूछे किधर होगा, तो वहां आप एक टेस्ट चार्ज रख दो। तो अब खुद सोचो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा नीचे की ओर, मतलब टुवर्ड्स द सोर्स, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका हो जाएगा टुवर्ड्स द सोर्स, क्योंकि जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो तो पॉजिटिव ही है ना। तो भाई देख लो, जब पिछली बार ये पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड था, और इस बार ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। कोई तुमसे पूछे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो फिर तुम कहो कि सर वहां पे हम लोग फिर टेस्ट चार्ज रख देंगे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होगा, और उसके ऊपर देखो ये सोर्स क्या करेगा, उसको ये सोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, तो जिधर अट्रैक्ट कर रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है टेस्ट पे, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो बात सेम निकल के आ गई कि आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे होगा इनवर्ड। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका वो किधर होगा? इनवर्ड। ठीक है दोस्तों। और रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ फिर वैसे ही ड्रॉ करोगे। इस एक्सिस पे, वन ऑफ द एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और दूसरे एक्सिस पे डिस्टेंस, ये r हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड हो गया। तो फिर से बात वही होगी इस तरीके से कि जब तुम r0 लोगे, जब r0 लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इनफाइनाइट, और जब r इनफाइनाइट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो इनिशियली
आर जीरो, तो आर जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, आर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, तो ये पैरेलल लाइन से ही शो करेंगे। और फिर जब आर इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो उसको फिर ऐसे कर देंगे। ये मॉड लिया हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्शन के साथ नहीं, मॉड के साथ। तो इस तरीके से हम यहां समझ गए, कोई फर्क नहीं आया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज में, सिवाय डायरेक्शन को लेके। वहां पे रेडियली आउटवर्ड फील्ड जा रहा था और यहाँ रेडियली इनवर्ड है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फॉर्मूला Q/4πε0 r²। और इसी को चाहो तो K के फॉर्म में भी लिख सकते हो, EP = KQ/r²। देख लो बच्चों, 1/4πε0 को हमने क्या लिख दिया, K, तो EP = क्या हो गया, KQ/r²। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको ऐसे ही लिखना है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब मैग्नीट्यूड रखोगे तो चार्ज को बिना साइन के रखोगे। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वाले स्लाइड में हमने देखा कि पॉइंट चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब जो है हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको याद होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी लिखवाई जा रही थी, तो एक चीज हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। मतलब कि कहीं पे अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हो, तो एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज होने पे क्या होता है कि हर एक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां प्रोड्यूस करेगा। और आपको क्या दिखेगा, तो आपको उन सभी फील्ड का वेक्टर सम दिखेगा, नेट रिजल्टेंट दिखेगा। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है कि अगर मान लो किसी स्पेस में ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हो, तो किसी पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा वो इंडिविजुअल फील्ड, यानी हर एक पॉइंट चार्ज की अपनी एक फील्ड होगी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हर चार्ज के साथ एसोसिएटेड फील्ड होता है, उन सभी के फील्ड को वेक्टर तरीके से आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तभी आपको नेट फील्ड मिल जाएगा। मतलब इसमें कुछ नया नहीं करना है कि आपको मल्टीपल अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो आपको इंडिविजुअली हर चार्ज के फील्ड को वेक्टर तरीके से ऐड करना है। तो इस पे मैंने एक सिंपल 3 एग्जांपल दिए हैं जिसमें कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। जैसे देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहां पे लिखा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। पहला वाला डायग्राम देखो, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके दो कॉर्नर पे चार्जेस हैं, इक्वल चार्ज +Q, डिस्टेंस L है, O पे तुम्हें फील्ड कैलकुलेट करना है। फिर नंबर 2 पे देखो, ये स्क्वायर है, +Q -Q और तुम्हें इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। थर्ड में क्या है, यहाँ ये -Q है, यहाँ +2Q है और इसके बीच में ये मिड पॉइंट O है, ठीक है। और ये डिस्टेंस मान लो मैंने दे दिया आपको, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है आपका x। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। साथ ही आप डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिखाएंगे। तो इन तीनों ही कंडीशन में आप O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं कि हर एक पॉइंट चार्ज को एक सोर्स की तरह ट्रीट करो, सभी की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और वेक्टर तरीके से, याद रखिएगा, वेक्टर तरीके से उनको रिजल्ट उनका निकाल दीजिए। तो एक बार आप खुद ट्राई करो और फिर नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है बच्चों। तो एक बार खुद ट्राई करो आप। तो बच्चों आपने ट्राई कर लिया होगा, तो अब देखते हैं जिनसे बन गया उनसे ठीक है, जिनसे नहीं सॉल्व हुआ वो देखो मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले हमें यहां पे O पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, है ना, 1 और 2। तो इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अपने को अगर E नेट निकालना है तो हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना होगा E1 और E2 का। अब खुद तुम सोचो
ये क्या है बच्चों? पॉइंट चार्ज। ये भी क्या है? पॉइंट चार्ज। और इस पॉइंट की डिस्टेंस है L। और तुम्हें पता होगा कि अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था कि ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज में से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो या तो आपको याद होना चाहिए कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, यानी रेडियली आउटवर्ड। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप मन में एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो। तो टेस्ट चार्ज जो रखोगे वो प्लस स्मॉल क्यू नॉट ही रखोगे, जिसको ये क्या करेगा? ये आपका रिपेल कर देगा। तो ये प्लस को ये प्लस रिपेल करेगा, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि आप डायरेक्ट ही लिख लेते। तो ये यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो होगी वो इधर होगी। ठीक इसी तरीके से इस टेस्ट चार्ज को ये वाला चार्ज भी रिपेल ही करेगा, और ऐसे भी पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली अवे होगा, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा। ये आ गया आपका E2। तो इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो फिर दोनों की वजह से यहाँ टेस्ट चार्ज रख के फोर्स ही निकाल लो, या तो आप नेट फील्ड का ही रिजल्टेंट निकालो अथवा नेट फोर्स का रिजल्टेंट निकाल के तब उसको क्यू नॉट से लास्ट में डिवाइड कर लो, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, खैर अब यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड दूसरा इधर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री। अब देखो E1 की वैल्यू, तो E1 की वैल्यू, E1 का मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला हमने आज सीखा है वो होता है KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर। और इन सेम मैनर जो पॉइंट नंबर 2 है इसकी वजह से भी जो होगा यहाँ पे E2, वो भी आपका हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। आप देखो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन ऐड करना है वेक्टर तरीके से। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर दो का मैग्नीट्यूड सेम हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो ठीक बीच में से निकलेगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में होगा। ये हो गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला भी आपको अब याद करो, कूलम्स लॉ का जब प्रॉब्लम लोग कर रहे थे उस समय आपको बताया था कि जब कभी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, जैसे E1 E2 सेम है, तो सीधा फॉर्मूला क्या आपको हमने बता दिया था? 2 into किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है जिनका? KQ by L स्क्वायर इनटू cos थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 जहां थीटा दोनों के बीच का एंगल है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया 2KQ by L स्क्वायर और 60 by 2, 30 cos 30 आप जानते हो √3/2 होता है, तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू KQ √3/L स्क्वायर। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि ये कोई मुश्किल काम नहीं था। आप जैसे फोर्स कूलम, जैसे हमने कूलम लॉ को सॉल्व किया है ना, वहां पे जैसे 3 चार्ज रख के फोर्स निकालते थे, वही तो है। यहाँ कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, वहां क्या निकालना है? फील्ड। तो आप तो इंडिविजुअल फील्ड जानते हो, रिजल्टेंट आपने निकाल दिया। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते थे, जो मैं अगले बार करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट वाले में वही करूंगा। हम लोग चाहते ना तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख लेते और इंडिविजुअली फोर्स निकाल लेते, अब फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लेते, और फिर उसके बाद क्या कर लेते? उसी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते, जो मैं अगले में उस टाइप का भी बता रहा हूं। आप देखो, दूसरा है स्क्वाड वाला। सॉरी, देखो यहां पे दूसरा में क्या है आपका? यहां ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी एक प्लस क्यू चार्ज, एंड दिस इज माइनस क्यू। ये टोटल 3 चार्जेस है, और आपको पूछा क्या जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड O पे। तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, जहां आपको पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, तो आपको ज्यादा आसानी होगी। तो हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया यहां पे, प्लस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही रखते हो,
फिर इन चार्जेस का, इन तीनों का नंबरिंग कर लो, 1 2 3। अब देखो इस टेस्ट चार्ज को, ये जो नंबर 1 है ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। मैं ब्लैक कलर से बनाता हूं, ये प्लस तो ये इसको रिपेल करेगा। तो ये हो गया आपका F1। नंबर 3 भी प्लस, टेस्ट चार्ज प्लस, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल। ये हो गया F2, सॉरी F3। और इधर आ जाओ, ये आपका नेगेटिव नंबर 2, ये इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया आपका F2। तो अब आपको करना क्या है, F1, F3 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लेना है, यानी यू हैव टू फाइंड नेट फोर्स। तो नेट फोर्स आपको निकाल लेना है F1 प्लस F2 और प्लस F3। और जब एक बार नेट फोर्स आ जाएगा तो उस नेट फोर्स को डायरेक्ट आप क्या करोगे, Q0 यानी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे। तो नेट फोर्स को अगर नेट चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिनको ये पसंद नहीं है वो इस मेथड से ही बना सकते हैं। वो क्या करेंगे इस केस में, वो इस केस में अगर इनको ई नेट निकालना है तो वो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, तो सीधा E1 प्लस E2 प्लस E3 इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। उनको कोई टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं है। और वो क्योंकि उसमें हमको ये समझ में आता ही है कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1, ये भी पॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 दिस साइड होगा। ये नेगेटिव चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ रेडियली इनवर्ट होगा। तो आइदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रिजल्टेंट निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और नहीं तो टेस्ट चार्ज रख के तीनों के ऊपर फोर्स दिखाओ और नेट फोर्स निकालो, और फिर नेट फोर्स को आप टेस्ट चार्ज जो तुम रखे हो उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तुम्हें जो इसमें पसंद आया, मैं तो कहूंगा कि आराम से यही लग जा रहा तो जरूरत क्या उसको करने का। इसमें यह फायदा होता है कि अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन देखना थोड़ा आसान होता है, और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो डायरेक्शन का उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल है यहाँ पे दोस्तों, जब हम लोग समझ गए कि नेट फोर्स निकालना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो कुछ नहीं है, अब तो इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लो। अब देखो ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है, ये L है, ये L है, और ये यहां से लेके यहां तक जो डायगोनल होगा वो L√2। तो देखो F1 जो है, F1 इसकी वजह से इसको हमने नंबर 1 चार्ज माना है, तो सीधा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे F1 इक्वल टू K, कूलम्स लॉ लगा दो, कैपिटल Q स्मॉल Q0, K Q0 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, और F3 जो है वो भी आपका हो जाएगा K Q0 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। तो F1 और F3 आ गया, और F2 ठीक अपोजिट है, तो F2 कितना हो जाएगा भाई, तो F2 इक्वल टू K Q0 और L√2 का स्क्वायर, मतलब 2L स्क्वायर। अच्छा, ये नेगेटिव साइन से फिर मैं बताऊंगा, साइन के बिना रखते हैं हम लोग जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो अब कुछ करना नहीं है तुमको, तो तुम देख सकते हो F1 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच में इधर आएगा, और इसका रिजल्टेंट में से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि इसके ठीक क्या है, अपोजिट। तो दोस्तों, तो इस तरीके से नेट फोर्स जो हो जाएगा आपका, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तो तुम समझ सकते हो, और बीच का एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मान लो ये F होता और ये F होता, तो फिर से वैसे ही लिख देंगे हम लोग, F होगा और F होगा, तो सीधा आ जाएगा F√2। इसके लिए जगह मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो, या एक बार राइट डाउन कर लो, फिर मैं उधर रब करता हूँ, लिख लो एक बार आप।
ओके, तो आप लिख लिए होगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो वहां पे कैसे निकलेगा। तो पहले आप क्या करो, यहां पे ये जो नेट फोर्स आ रहा है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए पहले इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा 2, और F1 F3 का देखो मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 इंटू के क्यू क्यू नॉट बाई एल स्क्वायर। आई तो याद करो क्या फॉर्मूला था, 2 आई इंटू एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई इंटू कॉस थीटा बाई 2, और एंगल कितना है 90 डिग्री, और 90 बाई 2 मतलब 45, तो cos 45 कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट को मान लो f डैश, तो f डैश जो है ये किसका किसका रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया हमारा F1 और F3 का, F1 एंड F3। तो F1 और F3 का रिजल्टेंट जो है हमारा, F1 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो आ गया f डैश। तो f डैश आ गया आपका कितना, यहां से रूट 2 से इसे कैंसिल करो, तो ये आ गया आपका के क्यू क्यू नॉट इंटू रूट 2 बाई एल स्क्वायर, ये आ गया आपका f डैश। f डैश समझ रहे हो ना किसका रिजल्टेंट है, F1 और F3 का। तो अब देखो डायग्राम, यहां मैं फिर से बनाता हूं, तो ये हो गया f डैश, और F2 इसके ठीक अपोजिट है, तो F2 इसके ठीक अपोजिट है। तो f डैश कितना है, के क्यू क्यू नॉट रूट 2 बाई एल स्क्वायर, और F2 कितना है, तो F2 है के क्यू नॉट बाई 2 एल स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो कि f डैश बड़ा है और F2 छोटा है, तो यानी नेट रिजल्टेंट फोर्स इसके अलॉन्ग ही होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स इसके अलॉन्ग होगा, जो कि कितना होगा, तो सीधा नेट के लिए आपको f डैश में से F2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो f डैश कितना है आपका, के क्यू नॉट रूट 2 बाई एल स्क्वायर, और F2 कितना है, के क्यू नॉट बाई 2l स्क्वायर। अब यहां पे क्या करो, अब कॉमन ले लोगे, तो नेट फोर्स जो है आपका कितना आ गया, के क्यू नॉट बाई एल स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो गया रूट 2 माइनस 1 बाई 2। लेकिन ये नेट फोर्स आया, लेकिन आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना होगा, नेट फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करना होगा, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे तो फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, तो उसमें क्यू नॉट हटा दो, तो ये आ जाएगा के क्यू बाई एल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 बाई 2। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर, क्योंकि नेट फोर्स उधर है, तो ये टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स इधर लग रहा है। तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा, जो ठीक F2 के अपोजिट है। तो आप क्या करोगे, F1 और F3 के रिजल्टेंट को क्या मान लिया आपने, f डैश, तो आपको f डैश में से F2 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, नेट फोर्स आ जाएगा, और नेट फोर्स को आप क्या करो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों, देख लो। तो बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे अपने को कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को, तो देखो एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस 2 क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, तो बहुत आसान है, ये मिड पॉइंट है, तो दोस्त ये समझ के चलो ये x/2 और ये भी हो गया x/2। फिर जहां अपने को कहा रहा है फील्ड निकालने के लिए, वहां एक टेस्ट चार्ज रखो प्लस क्यू नॉट। अब तुम खुद सोचो इस प्लस क्यू नॉट को, ये प्लस 2 क्यू चार्ज जो सोर्स चार्ज है, ये इसने क्या करना है, तो प्लस है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, तो रिपेल कर रहा है, तो मान लो इसको नंबर 1, तो F1 भी आपका लग रहा है दिस साइड, और ये जो नंबर 2 चार्ज है जो माइनस क्यू है,
ये इसको क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा खुद इधर, तो ये अट्रैक्ट करेगा, मीन्स कि दोनों फोर्स के डायरेक्शन क्या हो गए, सेम। तो दोस्तों इसका मतलब है नेट फोर्स इधर ही आएगा, और टेस्ट चार्ज पे जिधर नेट फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका उधर ही होता है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका किधर होगा, दिस साइड, मतलब +2q से -q की तरफ। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसके पहले आप नेट फोर्स निकालो। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो सीधा सीधा आप ऐड कर दो F1 + F2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो। तो देखो ये +2q है, ये Q0 है, तो ये दोनों पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स F1 कितना लगेगा, तो K × 2q × Q0 और डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद F2 कितना लगेगा, तो F2 लगेगा K × Q × Q0 डिवाइडेड बाई x2/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कितना आएगा ये, तो ये आपका 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8kq Q0 बाई x², और यहां हो जाएगा 4kq Q0 बाई x²। ये ऑल टुगेदर हो जाएगा 12kq Q0 बाई x²। तो ये आ गया आपका नेट फोर्स। अब नेट फोर्स आ गया तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो E नेट इक्वल टू क्या होता है, F नेट डिवाइडेड बाई Q0। तो नेट फोर्स कितना है आपका 12kq Q0 बाई x² डिवाइडेड बाई Q0। Q0 कैंसिल, तो आंसर आपका निकल के आ गया 12kq डिवाइडेड बाई x²। ये बच्चों याद रखना आप बहुत आराम से, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और डायरेक्शन किधर होगा, दिस साइड। और ऐसे भी याद करो, अगर +2q है तो +2q से प्लस से डायरेक्शन किधर होता है, अवे, दूर, और इसकी तरफ ही होगा, तो दोनों का फील्ड ऐड हो गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो आई होप कि आपने बनाया होगा, और जिनसे नहीं सॉल्व हुआ वो आप एक बार देख लो, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, उसको आप सॉल्व करो। तो बच्चों अब देखो, ये बोर्ड पे मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, जिसमें कि आप देख रहे हो कि हर एक डायग्राम में एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम है O। जैसा कि देखो, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये भी सेमी सर्कुलर रिंग है, ये एक कंप्लीट रिंग है, और ये एक आर्क है। और हर एक केस में आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां अभी क्या है कि अभी तक जो तुम्हें मैंने बताया पॉइंट चार्ज के फॉर्म में, लेकिन ये मैंने तुम्हें जानबूझ के डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम दे दिया है आपको होमवर्क के लिए। इसके पीछे वजह है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड को देख के घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम का प्रॉब्लम हम लोग कूलम्स लॉ में ऐसा एक सॉल्व कर चुके हैं। तो आप वहां वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे। जैसे पहले मैं थोड़ा समझा दूं कि मैंने क्या क्या पूछा है। जैसे देखो, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q देने के बजाय मैंने एक नया चीज दे दिया, जो मैंने आपको पहले के वीडियोस में बता रखा है, लैम्डा दे दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, तो वो कितना है, लैम्डा, जो कि बहुत सिंपल है। इस पूरे लेंथ को Q चार्ज मान लो है, तो Q को लेंथ से डिवाइड करने पे जो आता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी। प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, आपको, या आपका कॉपी, वीडियो में क्यों जाओगे, आप तो नोट बना रहे होगे, जाके देखना लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने क्या बताया। तो आपको O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें देखो, इसमें मैंने दे दिया आधे सेमी सर्कुलर रिंग पे दे दिया है +Q, और इधर वाले पोर्शन पे दे दिया -Q। अब यहां तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको करना क्या है, हर एक केस में आप सेंटर पे टेस्ट चार्ज रखो और उसके ऊपर नेट फोर्स निकालो, और नेट फोर्स कूलम्स लॉ का यूज करके निकाल लेना, और फिर लास्ट में उस फोर्स को Q0 से डिवाइड कर देना। फिर देखो, ये क्या है, ये एक पूरा रिंग है, और ये रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। रेडियस यहां छूट गया है, तो आप रेडियस लिख सकते हो। रेडियस इसका जो है वो कितना है, R, और चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको यहां सेंटर O पे निकालना है। अब ये देखो, ये एक रिंग का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। किसी भी रिंग के छोटे से हिस्सा को क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्क। अब इसमें डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी क्या दी गई है? लैम्डा। तो लैम्डा आपको चार्ज डेंसिटी दी गई है कि यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और ये आर्क सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। तो आपको बताना है, और रेडियस मान लो इसका भी है आर, हर एक केस में रेडियस कितना ले लेना? आर। तो ओ पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और ये एंगल कितना है? अल्फा। हर केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना है, और डायरेक्शन भी एरो से आप शो करेंगे कि डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है दोस्तों। तो टफ है थोड़ा सा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप ट्राई करो सभी चीज को रिवाइज करके, तब एक बार तुम मेहनत करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक तो ये 4 एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा, इसके अलावे इनफाइनाइट रॉड वाली चीजों को डिराइव करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस आएंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो अब आप इसको राइट डाउन कर लेना, और इसको आप घर पे अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ओके, थैंक यू।